नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भाषा साहित्य के बारे में। भाषा साहित्य में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में। कुछ एक बोलियां हमने देख ली थी, अब उनके अलावा अपने चर्चा करें तो देखें, सबसे पहली बात जब हम करें इसी कड़ी में तो अपने प्रमुख बोली जो आती है वो आती है अहिरवाटी बोली। अहिरवाटी, या इसको हम बोलते हैं हीरावल बोली। हीरावल बोली, या इसको हम बोलते हैं राठी बोली। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको हम? राठी बोली। देखें, सबसे पहली बात आती है कि इस बोली को हमने एक विशेष नाम दिया है, राठी बोली। क्या नाम दिया इसको हमने? राठी बोली नाम दिया है। अब ये राठी बोली नाम क्यों दिया है? राठी बोली नाम देने का कारण है कि ये बोली आपकी बोली जाती है राठ क्षेत्र में। ये बोली आपकी जो वो कहां पर बोली जा रही है भैया? राठ क्षेत्र में बोली जा रही है। राठ क्षेत्र में बोले जाने के कारण इस बोली को हमने क्या नाम दे दिया भाई साहब? इस बोली का हमने नाम जो रखा है वो राठी बोली रख दिया। राठ क्षेत्र अपना राजस्थान और हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र जो अलवर और भरतपुर जिलों का आता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं राठ क्षेत्र। अब मित्रों, प्रमुख बात आ जाती है, ये बोली जो है वो अहीर जाति या आभीर जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। अहीर जाति के लोगों के द्वारा, अहीर यादव के द्वारा बोली जाती थी। अहीर जाति के लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण इसको क्या नाम दिया हमने? अहिरवाटी बोली नाम दिया है भाई। ठीक है ना। अब इसमें बात करें तो इसमें प्रमुख ग्रंथ जो आते हैं, सबसे पहले ग्रंथ की जब हम बात करें, भीम विलास ग्रंथ। इस बोली का प्रमुख ग्रंथ जो आता है भीम विलास ग्रंथ। ठीक है ना। देखें, ये जो भीम विलास ग्रंथ जो है आपका शंकर राव के द्वारा लिखा गया था भाई। किसने लिखा है ये ग्रंथ? शंकर राव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। बात इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान में रखनी है ये बात आपको। ठीक है ना। ठीक है ना। पूछा जाता है कि अहिरवाटी बोली का प्रमुख ग्रंथ है, या आपको नाम दे देंगे कि भीम विलास ग्रंथ जो है वो कौन सी बोली में लिखा गया था। ठीक है ना। ये बात आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दूसरा यहाँ पर ग्रंथ आता है हमीर रासो। हमीर रासो सारंगधर का लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है ना, सारंगधर का लिखा गया। देखिए, वैसे अगर हम हमीर रासो ग्रंथ की जब हम बात करें, ठीक है ना, हमीर रासो ग्रंथ जो है वो अलग अलग 3 इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है भाई। एक हमीर रासो जो है, ये तो हम सारंगधर वाले की बात कर रहे हैं। एक हमीर रासो ग्रंथ सबसे पुराना जो माना जाता है महेश कवि का लिखा गया है भाई। ठीक है ना। हमीर रासो जो है वो महेश कवि ने भी लिखा है हमीर रासो। दूसरा हम बात करें, यहां पर तो अपने आ जाता है एक जोधराज कृत। जोधराज ने भी हमीर रासो ग्रंथ लिखा है। ठीक है ना। तो ये हमीर रासो ग्रंथ की बात हमने की है कि ये जो हमीर रासो ग्रंथ जो है वो आपका एक सारंगधर के द्वारा लिखा गया, महेश कवि के द्वारा लिखा गया, और एक आपका लिखा गया भैया जोधराज के द्वारा हमीर रासो ग्रंथ। ठीक है ना। तो ये बात हमने कौन सी बोली की है? यहाँ पर अहिरवाटी बोली की है। दूसरी हम बात करें यहाँ पर ब्रिज बोली की। ब्रिज बोली की बात करें, ब्रिज बोली प्रमुख रूप से अपने ब्रिज क्षेत्र की बोली है। ब्रिज क्षेत्र अब भरतपुर और धौलपुर, कल भी हमने यहां पर चर्चा की थी कि ब्रिज बोली जो है वो भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। एक तो इसमें भरतपुर का नाम आता है, भरतपुर जिले का, और दूसरा इसमें आ जाता है अपने धौलपुर जिले का नाम। या फिर इसके आसपास की हम बात करें ब्रज क्षेत्र की, आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर। आगरा की बात करें, भरतपुर की बात करें, धौलपुर की बात करें। ठीक है ना। तो ये आपके आ जाते हैं भैया जी, कौन सा आ जाता है? ब्रज क्षेत्र आ जाता है। ब्रज क्षेत्र की बोली है आपकी ब्रज बोली। अब इसके प्रमुख ग्रंथ की जब हम बात करें तो प्रमुख ग्रंथ इसका आ जाता है बिशलदेव रासो। ठीक है ना। इसका प्रमुख ग्रंथ जो है वो आपका है बिशलदेव रासो। बिशलदेव रासो।
नरपति नल का लिखा हुआ है, नरपति नल का लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ आ जाता है आपका? विशलदेव रासो ग्रंथ आ जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें देवड़ावाड़ी बोली की। देवड़ावाड़ी बोली, देवड़ावाड़ी बोली आपके मित्रों बोली जाती है सिरोही क्षेत्र में। देवड़ावाड़ी बोली आपकी बोली जाती है मुख्य रूप से सिरोही क्षेत्र की बोली मानी जाती है देवड़ावाड़ी बोली। ठीक है ना, देवड़ावाड़ी बोली की जब हम बात करें तो वो आपके सिरोही क्षेत्र की बोली है देवड़ावाड़ी। ठीक है ना, सिरोही के कुछ क्षेत्र में हमने एक सबसे प्रमुख बोली का भी जिक्र किया था, तब भी हमने सिरोही जिले का नाम जो था वो हमने लिया था यहाँ पर। वो अपने जब हम मारवाड़ी पढ़ रहे थे तो मारवाड़ी में हमने देखा था कि अपनी मारवाड़ी जो है वो जोधपुर में, पाली में, नागौर में, बीकानेर का कुछ क्षेत्र, जालोर का क्षेत्र और सिरोही का क्षेत्र, यहाँ पर इस क्षेत्र में मारवाड़ी भी बोली जा रही थी। और देवड़ावाड़ी जब स्पेशल नाम आ जाता है तो फिर देवड़ावाड़ी बोली आपकी जो है वो सिरोही में स्पेशल रूप से बोली जाती है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, जब मारवाड़ी का नाम ले रहे थे तो ये देवड़ावाड़ी बोली जो है वो आपकी मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है ये देवड़ावाड़ी जो है, मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है ये। ठीक है ना, इसके बाद में अपने जिक्र करें गोड़वाड़ी बोली का। गोड़वाड़ी ले जी, गोड़वाड़ी बोली प्रमुख रूप से अगर मैं क्षेत्र इसका बताऊं आपको तो आ जाता है आपका आहोर तहसील जालोर की। आहोर तहसील जालोर में मुख्य क्षेत्र तो आ जाता है ये। और इसके अलावा गोड़वाड़ी का क्षेत्र जो है ना वो गोड़वाड़ा प्रदेश में है। मुख्य रूप से गोड़वाड़ा का जो भाग है आपका, गोड़वाड़ा का जो भाग है, अब हमें कोई पूछे कि भाई साहब गोड़वाड़ा किसको कहते हैं? गोड़वाड़ा तो भाई साहब जब हम लूणी नदी देखते हैं तो लूणी के अपवा क्षेत्र को गोड़वाड़ा प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, लूणी का अपवा क्षेत्र जो है वो गोड़वाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो गोड़वाड़ा का प्रमुख क्षेत्र जो है वो जालोर और बाड़मेर का आ जाता है। ठीक है ना, तो कुछ स्थानों पर बाड़मेर के कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहां पर हमें ये बोली जो है वो अपनी मिलती है। एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो गोड़वाड़ी बोली है ना, गोड़वाड़ी बोली पर आपके प्रमुख रूप से जो प्रभाव मिलता है हमें, ये जो अपनी गोड़वाड़ी बोली है, इस गोड़वाड़ी बोली पर हमें मुख्य रूप से गुजराती का प्रभाव मिलता है, भीली का प्रभाव मिलता है और खानदेशी का प्रभाव भी यहाँ पर मिलता है। तो इस पर प्रभाव कौन कौन सी बोलियों का है? एक तो गुजराती का, एक भीली का। अब भीली आप जानते हो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को हमें बताया था कि ये भीली बोली है? बागड़ी बोली। डूंगरपुर बांसवाड़ा की जब हम बागड़ी बोली की बात कर रहे थे तब हमने वहां पर देखा था कि ये जो बागड़ी है ना, इसको भीली बोली का नाम भी दिया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और तीसरा यहाँ पर इस पर प्रभाव मिलेगा हमें खानदेशी बोली का। तो ये तीन बोलियां ऐसी हैं जिनका प्रभाव जो है वो गोड़वाड़ी बोली पर हमें मुख्य रूप से मिलता है। ठीक है ना, इसके बाद में अपने प्रमुख बोली की ओर चले। धावड़ी बोली अपने आ जाती है धावड़ी बोली। अब हमें पूछे भाई जी धावड़ी बोली कहाँ की है? फिर हमें कोई पूछे भाई जी शेखावटी बोली कहाँ की है? फिर हमें पूछे थल्ली बोली कहाँ की है भैया जी? ढटकी बोली कहाँ की है? ढटकी। हम पूछे ढट्टी बोली कहाँ की है भैया जी? ढट्टी बोली। तो इन बोलियों के बारे में हमें खिराड़ी, माल खिराड़ी बोली कहाँ है? जब हम भौगोलिक प्रदेश देखते हैं ना तब ये नाम भी आते हैं कि खिराड़ी बोली कहाँ की है, माल खिराड़ी बोली कहाँ की है, माल खिराड़ी बोली जो है वो कहाँ की है। ठीक है ना, तो ये कुछ एक बोलियां ऐसी है जिनका नाम जो अपने सामने आ जाता है। सबसे पहले जब हम इसी कड़ी में देखें कि ये धावड़ी बोली जो है, धावड़ी बोली आपके बोली जाती है मित्रों उदयपुर जिले में। कहां पर मिलती है धावड़ी बोली? उदयपुर में मिलती है, उदयपुर में मिलती है। कुछ एक तो ऐसी है जो आप सीधा सीधा ही बता सकते हो, जैसे ये है, थल्ली है, शेखावटी है। ठीक है ना, तो ये तो ऐसी बोलियां हैं जो आप सीधा ही यहाँ पे बता सकते हो कि भाई जी ये कहाँ पर बोली जाती है। शेखावटी बोली आपके चूरू में मिलेगी, सीकर में और झुंझुनू में मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगी शेखावटी बोली। फिर थल्ली बोली
बीकानेर, नागौर, दक्षिणी गंगानगर के क्षेत्र में हमें जो बोली मिल रही है वो थल्ली बोली है। ढटकी बोली की बात करें तो एक तो बीकानेर का क्षेत्र, ठीक है ना, बीकानेर का यहां पर मिलता है हमें पश्चिमी क्षेत्र प्लस जैसलमेर का क्षेत्र। ये आपकी कौन सी बोली हो जाती है भैया? ढटकी बोली। ढाटी बोली की बात करें तो बाड़मेर में मिलती है ढाटी बोली हमें। ढाटी बोली हमें कहां पर मिलती है? बाड़मेर में मिलती है। खिराड़ी बोली की बात करें कि भाई साहब ये जो खिराड़ी बोली है ये हमें कहां पर मिलेगी? खिराड़ी बोली कहां पर मिलती है? यानी कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो खिराड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? खिराड़ क्षेत्र जो है वो हमें भीलवाड़ा के आसपास का, ठीक है ना, बिजोलिया भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र जो बनास नदी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो भीलवाड़ा जिले में हमें मुख्य रूप से कौन सी बोली मिलेगी भैया? खिराड़ी बोली, ठीक है ना। माल खिराड़ी, अब माल खिराड़ी भैया जी देखो, माल ऊपर माल से संबंधित है और खिराड़ ये खिराड़ भीलवाड़ा वाला है, ठीक है ना। अब यहां पर भीलवाड़ा में भी और भीलवाड़ा के साथ साथ में टोंक में भी ये बोली आपकी बोली जाती है। ज्यादा प्रभाव जो मिलता है ना माल खिराड़ी का, ज्यादा प्रभाव माल खिराड़ी का हमें मिलेगा टोंक जिले में। बनास नदी के आसपास का वह क्षेत्र, ठीक है ना, बनास नदी के आसपास का वह क्षेत्र जो टोंक में विस्तारित है वो है आपका माल खिराड़, ठीक है ना। और यहां पर हमें कौन सी बोली मिलती है भैया? टोंक में माल खिराड़ी बोली। खिराड़ी हमें भीलवाड़ा में, ढाटी हमें बाड़मेर में, ढटकी बीकानेर जैसलमेर में, थल्ली बीकानेर नागौर दक्षिणी गंगानगर में, शेखावटी आपकी चूरू सीकर झुंझुनू में और धावड़ी बोली आपकी आ जाती है उदयपुर जिले में। अब इसके बाद में आ जाते हैं प्रमुख साहित्यकार। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां जो थी वो आपकी कंप्लीट यहां पर हो जाती है। बोलियां पूरी होने के बाद में अपने जो चैप्टर आ जाता है अपना वो है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। और साहित्यकारों की इसी सूची में सबसे पहले हम देखेंगे भाई साहब साहित्यकार। देखिए कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है ना, राजस्थानी बोलियां हो सकता है वो प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन साहित्यकार और साहित्यकारों की रचनाएं जो है ना उनके बारे में तो प्रमुख रूप से प्रश्न पूछा ही जाता है। साहित्यकारों में चाहे आप आरपीएससी का कोई एग्जाम ले ले, कॉलेज लेक्चर के एग्जाम की हम बात करें, सुपरवाइजर के एग्जाम की, एग्रीकल्चर के जो भी डिपार्टमेंट में एग्जाम होते हैं ना उनमें साहित्यकारों में से प्रश्न पूछा जाता है। पटवारी के एग्जाम की बात करें, ठीक है ना, रीट के एग्जाम की बात, साहित्यकारों के बारे में हर एक एग्जाम में प्रश्न जो है वो अच्छे से आता है भाई, अच्छे से आता है। साहित्यकारों के बारे में बढ़िया तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। साहित्यकारों की रचनाएं कौन कौन सी है, कौन से साहित्यकार की रचना जो है वो कौन सी है, कौन से लेखक ने कौन सी किताब जो है वो लिखी थी, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे बृजसेन सूरि का। बृजसेन सूरि का ग्रंथ, सूरि का जिक्र करें भाई। देखिए मित्रों, जब हम बृजसेन सूरि की बात यहां पर कर रहे हैं ना तो बृजसेन सूरि ने एक ग्रंथ लिखा था भरतेश्वर बाहुबली घोर, ठीक है ना, भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भरतेश्वर बाहुबली रास नाम से अलग है, शीलभद्र सूरि की भरतेश्वर बाहुबली रास और भरतेश्वर बाहुबली घोर अलग है भाई। भरतेश्वर बाहुबली घोर की जब हम बात कर रहे हैं तब यहां पर कह रहे हैं हम कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम साहित्यिक पुस्तक है ये, ठीक है ना, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम आती है ये, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है,
ठीक है ना, ये आ जाता है। दूसरी, इसी नाम के आधार पर बरतेश्वर बाहुबली गौर के बाद में बरतेश्वर बाहुबली रास की बात करें तो बरतेश्वर बाहुबली रास जो है ना वो लिखा था आपका शालिभद्र शूर ने, शालिभद्र शूर ने लिखा भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। देखो इस ग्रंथ की जब हम बात कर रहे हैं भरतेश्वर बाहुबली रास यानी शालिभद्र के ग्रंथ की जब हम बात कर रहे हैं भरतेश्वर बाहुबली, तो सन का उल्लेख, ये शालिभद्र शूर का जो ग्रंथ है सन का उल्लेख देने वाला सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। 1184 ईसा पूर्व इन्होंने सन दिखाया है अपने ग्रंथ में, ठीक है ना। तो सन का उल्लेख देने वाला, सन का उल्लेख देने वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ, ठीक है ना। सन का उल्लेख देने वाला सबसे पहला ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ है ये अपना, सबसे प्रथम ग्रंथ। और इन्होंने जो सन दिखाया है ना यहाँ पे हमें, वो है 1184 ईसा पूर्व, ये सन इन्होंने हमें यहाँ पर दिखाया है भाई। 1184 ईसा पूर्व की बात इस ग्रंथ में की गई है। मित्रों ये जो अपना ग्रंथ है, ये ग्रंथ आपका 2 भागों में डिवाइड मिलता है हमें, ठीक है ना। 2 भाग मिलते हैं इस ग्रंथ के हमें। अब 2 भाग है कहां पर या क्या नाम है उनके। पहला आ जाता है प्राच्य विद्या, पहले ग्रंथ का जो नाम आ जाता है यहां पर, पहला भाग जो आ जाता है प्राच्य विद्या मंदिर, प्राच्य विद्या मंदिर बड़ौदा में रखा गया ये, इसका प्रथम भाग प्राच्य विद्या मंदिर बड़ौदा में रखा गया है, प्राच्य विद्या मंदिर बड़ौदा में रखा गया है। दूसरा इसका जो प्रमुख भाग आ जाता है, इसको कहते हैं रास, या तो रास कह देते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर इसके बारे में हम कहते हैं रासानवी काव्य, रासानवी काव्य, ये इसका आ जाता है दूसरा भाग, ठीक है ना। तो 2 संस्करण मिलते हैं इसके, या 2 भाग इसके प्रमुख रूप से हमें प्राप्त होते हैं। शालिभद्र शूर का भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट भी माना जाता है भाई। शालिभद्र शूर का ये ग्रंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर प्रमुख रूप से, तो अपने आ जाएंगे भाई जी गिरधर आसियां के बारे में, ठीक है ना। गिरधर आसियां 3 नंबर पेज पर हम बात करें, आसियां। हमने जिक्र किया था कि चारण साहित्यों की रचना जो है वो चारण साहित्यों ने डिंगल को सबसे ज़्यादा यहाँ पर, डिंगल भाषा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर साहित्यिक रचनाएं की थी। डिंगल भाषा जो है, डिंगल में सबसे ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं करने वाले, या डिंगल को सर्वाधिक संरक्षण देने वाले, या डिंगल का सर्वाधिक लेखन कार्य या प्रचार प्रसार करने वाले जो प्रमुख रूप से जाति जो थी या समुदाय जो था वो था चारण समुदाय। यहाँ पर हम गिरधर जी आसिया की जब हम बात करें तो गिरधर जी आसिया ने अपना एक ग्रंथ लिखा था, महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी पर एक ग्रंथ लिखा था, और वो ग्रंथ आपका था सगत सिंह रासो। इनके ग्रंथ का नाम क्या मिलता है मित्रों, सगत सिंह रासो, सगत सिंह रासो। अब विशेषता क्या है या किस पे लिखा गया है, महाराणा प्रताप जी जो थे, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है,
महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मुख्य रूप से मिलता है। ठीक है ना, कि महाराणा प्रताप जी के जो भाई थे शक्ति सिंह जी का प्रमुख रूप से हमें इसमें वर्णन जो है वो मुख्य रूप से मिलता है। ठीक है, सगत सिंह, ये एक नाम और बता देता हूं, देखें एक विशेष बात बता देता हूं कि यहां पर जो शब्द दिया गया ना, ये सगत सिंह ये नहीं है, यहां पे नाम लिखा गया सगत सिंह, ये नाम लिखा गया सगत सिंह, इस रूप में यहां पर दिखाया गया सगत सिंह रासो। ठीक है ना, सगत सिंह रासो। इसके बाद में हम बात करें दलपत विजय की, दलपत विजय। ठीक है, दलपत विजय ने ग्रंथ लिखा था यहां पर खुमान रासो, खुमान रासो। देखो बार बार ग्रंथों में हमारे सामने शब्द आ रहा है रासो। रासो शब्द का मतलब हुआ करता था कोई शासक की प्रशंसा करना, किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ। ठीक है ना, तो दलपत विजय में यहां पर अपने सामने क्या आया है भैया, खुमान रासो। अब खुमान रासो की हम बात करें कि इस खुमान रासो में प्रमुख रूप से हमें किस चीज का वर्णन मिलता है, तो यहां पर मेवाड़ के शासकों की वंशावली का वर्णन भी हमें मिलता है। कब से कब तक मिलता है, तो बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 तक महाराणा राज सिंह का शासन काल था। तो बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक का काल जो है वो इसमें दिया गया है। ठीक है ना, तो कब से कब तक का वर्णन मिलता है इसमें, बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ के शासकों का वर्णन, मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है, मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है। ये प्रमुख रूप से हमने बात कर ली है। कौन से ग्रंथ की भैया जी, मुख्य रूप से आपका ग्रंथ जो है ये कौन सा आ जाता है भाई, खुमान रासो ग्रंथ आ जाता है भाई। ठीक है ना, इसके बाद में हम चर्चा करें नल सिंह की। ठीक है ना, नल सिंह ने विजयपाल रासो ग्रंथ लिखा था, विजयपाल रासो। नल सिंह की बात करें, नल सिंह की जब हम बात कर रहे हैं, नल सिंह ग्रंथ का नाम विजयपाल रासो है, और जब ग्रंथ का नाम विजयपाल रासो आ गया ना, तो विजयपाल नाम का शायद कोई शासक हुआ होगा। समझ में आ गई ना बात, विजयपाल नाम के राजा का वर्णन है। अब विजयपाल का राजा ये हुआ करता था जो नल सिंह रासो। नल सिंह ने जो ग्रंथ अपना लिखा है ना, नल सिंह ने ग्रंथ लिखा है विजयपाल रासो। ये लो जी, विजयपाल रासो। और ये जो विजयपाल रासो है ना, ये लिखा गया बयाना के राजा विजयपाल की प्रशंसा में। बयाना भरतपुर जो है, बयाना के राजा थे विजयपाल। ठीक है ना, बयाना के राजा, बयाना के राजा विजयपाल, विजयपाल की प्रशंसा में, की प्रशंसा में लिखा गया भाई। ठीक है ना, बयाना के राजा विजयपाल जी जो थे, इनकी प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ था। ठीक है ना, आगे करें भादर ढाडी की बात। भादर ढाडी, भादर ढाडी का ग्रंथ जब हम देखें तो मारवाड़ के राजा वीरमदेव का वर्णन ये देंगे भादर जी ढाडी। इन्होंने ग्रंथ लिखा वीरमाण। ठीक है ना, वीरमाण। वीरमदेव मारवाड़ के राजा जो हुए थे, वीरमाण ग्रंथ इन्होंने लिखा था। मारवाड़ के राजा वीरमदेव, मारवाड़ के राजा वीरमदेव का वर्णन मिलता है, वीरमदेव
का वर्णन मिलता है। भादर ढाडी, भादर या बादर शब्द भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। कई किताबों में बादर शब्द मिलता है, बादर ढाडी, ठीक है ना। कई किताबों में भादर ढाडी शब्द मिलता है यहाँ पर। तो वीरमाण, कुल मिलाकर के बात यह है कि वीरमाण ग्रंथ जो था वो इन्होंने लिखा था। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही। सारे साहित्य के ग्रंथ करवाऊंगा मैं आपको, तो अच्छे से साहित्य के ग्रंथ आप जरूर अच्छे से करना भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।